हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम द्वितीय प्रश्न पत्र रंग रसायन की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मकड़ी का जाला एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का, जिसके 2-3 पाठ हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी पृष्ठ संख्या 108 पर आ जाइए, जहाँ पर चंद्रभान और भोलानाथ का संवाद चल रहा है। वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि जब चंद्रभान कहता है कि मैं बहुत आभारी हूँ आपका और मुझे उम्मीद है हमेशा आपसे कि मुझे आपसे सीख मिलती रहेगी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। पृष्ठ संख्या 108 हम पूरा पढ़ चुके। पृष्ठ संख्या 109 से प्रारंभ कर रही हूँ, जहाँ भोलानाथ कहता है, और बताओ चंद्रभान, तुम जिंदगी को क्या समझते हो? जिंदगी के फलसफे पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। तुम जिंदगी को क्या समझते हो? चंद्रभान हिचकिचाता हुआ कहता है, क्या समझता हूँ? मैं समझता हूँ भोलानाथ कि वह एक सुंदर देवी है जिसका प्रेम पान के लिए तुम पूजा करते हो, यही ना? चंद्रभान एकदम चुप। भोलानाथ, हाँ हाँ, तुम भूलते हो जिंदगी तो एक कठोर मालिक की तरह है जिसके दिल में दया नहीं है, जो सिर्फ काम लेना जानती है, मिन्नतें जिस पर असर नहीं करती, गाने और रोने पर जो मोहित नहीं होती। मिस्टर चंद्रभान, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। चंद्रभान, मुझे डर लग रहा है। भोलानाथ, डर? हाँ, खूब डरो। डर कर ही जीवन की गति को समझा जा सकता है। डरते हुए संभलते हुए कदम बढ़ाओ। उमंगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। समझो कि जीवन एक मशीन की तरह है। तुम्हारा काम नियत है, मतलब तुम्हें करना है, तय है। तत्परता के साथ बिन विचलित हुए सीधी सड़क पर बढ़ जाओ। रास्ते के फूलों पर न मचलो। हवा चाहे मस्त हो, तुम बेखबर न बनो। चिड़िया चाहे कितना चके, तुम उन पर कान न दो। मेरे दोस्त, समझदार बनो, दूरदर्शी बनो। द वर्ल्ड बिलोंग टू प्रूडियंट। चंद्रभान, और दिल? भोलानाथ, दिल तुमसे अलग हस्ती नहीं रखता। तुम उसे अपनी मशीन का हिस्सा बना सकते हो। बनाना पड़ेगा, भावुकता को दबाना पड़ेगा। तुम्हें राइज करना है। जो जितना ही अपने जज्बात को दबा सकता है उतनी ही तरक्की कर सकता है, समझे? जज्बात को दबाओ। चंद्रभान, मिस्टर भोलानाथ, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। भोलानाथ, मिस्टर चंद्रभान, आप कितना ही सोचे, इस नतीजे से आप बच नहीं सकते। चंद्रभान घबरा जाता है। मैं अभी तो इजाज़त चाहूँगा। भोलानाथ, मानो कोई उन्माद चढ़ाओ, आप बच नहीं सकते। जाला तन गया है, इसके महीन रेशों से छुटकारा पाना नामुमकिन है। आप तड़पिएगा, हाथ पैर पटकिएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल सकेंगे। चंद्रभान के चेहरे पर आंखें गड़ाकर, नामुमकिन है। चंद्रभान घबरा कर खड़ा होता है। माफ़ कीजिए, मेरी तबीयत परेशान हो रही, मैं जाना चाहता हूँ। जल्दी से वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। भोलानाथ गहरी सांस लेकर, और मैं हूँ उस जाले की मकड़ी। इस्पाती हंसी खूब तड़पेगा, खूब जोर लगाएगा, लेकिन आखिर मुझे बचकर कहाँ जाएगा? रात का कीड़ा धूप में आ भटका, झुलस जाएगा झुलस। रेडियो सेट ऑन कर देता है। मार्केट रिपोर्ट सुनाई जा रही है। भोलानाथ एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी ओर पैर फैलाने के लिए घसीट लेता है और आराम से टांगे पसार कर आधा लेटा आधा बैठा रेडियो सुनता है। थोड़ी देर में एक आध जम्हाई लेता है। रेडियो की आवाज़, हापुट गेहूँ तैयार, 3 रुपये, 10 आने, भादों का 3 रुपये, 10:30 आने, लायपुर गेहूँ तैयार, 3 रुपये, 8:30 आने, कपास का। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का बाजार भाव पर काफ़ी असर पड़ रहा है। यह दिल्ली है। अभी आप हिंदुस्तानी में बाजार भाव सुन रहे थे, अब थोड़ी ही देर में आप हिंदुस्तानी में बाजार भाव सुनेंगे। अब थोड़ी देर में हिंदुस्तानी खबरें भी सुनाई देगी। हल्के बाजों की आवाज़। भोलानाथ इस बीच में 2-4 बार जम्हाई ले चुका है। आंखों में खुमारी है। रेडियो की आवाज़। अब आप हिंदुस्तानी में खबरें सुनिए। ये खबरें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, पेशावर से एक साथ सुनाई दी जा रही हैं। आज के बुलेटिन की खास खबरें ये हैं। पूर्वी मोर्चे पर रूस की फौजों का एक ज़बरदस्त धावा। अंग्रेजी समुद्री बेड़े द्वारा नॉर्वे पर हमले की कोशिश। लीबिया के मैदान में लड़ाई जोरों पर। अमेरिका के विदेशी मामलात में वजीर का अहम बयान। पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई की जो खबरें आज तक आई, उनसे साफ जाहिर है कि दुश्मन को काफ़ी नुकसान हुआ। धीरे धीरे कमरे के वातावरण में परिवर्तन होना जान पड़ता है। रेडियो के शब्द धीमे होते जाते, मानो कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में वे शब्द बिल्कुल ही सुनाई नहीं पड़ते और उनकी जगह एक हल्की अद्भुत संगीत ध्वनि कर्णगोचर होती है। जितने समय में ये परिवर्तन होते हैं, उस बीच में भोलानाथ बिल्कुल सो जाता है। उसका सिर एक तरफ को ढुलक जाता है।
एक आध खर्राटे भी लेता है। एक हल्का नीला प्रकाश कमरे को आवृत करता है। उस कुहासे में कमरे के सारे पदार्थ अस्पष्ट और अपरिचित से जान पड़ते हैं। ज्यों-ज्यों नीला प्रकाश गहरा होता जाता है, त्यों-त्यों रेडियो की संगीत ध्वनि में से एक अलग सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ पहली आवाज़ से बिल्कुल भिन्न है, मानो किसी और लोक से आ रही है। पहले उसके शब्द अस्पष्ट और अर्थहीन जान पड़ते हैं, लेकिन नीले प्रकाश के बढ़ने के साथ ही वे शब्द भी स्पष्ट होते चले जाते हैं। भोलानाथ उन शब्दों को सुनकर चौंकता नहीं है। वो पहले तो आंखें बंद किए हैं और बाद में आंखें अधखुली किए हुए है। बिना हिले उसके व्यवहार से कोई असाधारणता नहीं प्रकट होती। वह भी मानो उस अचेतन दृश्य का एक भाग बन गया है। बात यह है कि सारा परिवर्तित दृश्य उस कमरे को चेतना के लोक से उठाकर अर्ध चेतना के लोक में पहुंचा देता है, जिसमें कोई बात विचित्र नहीं जान पड़ती और कोई शब्द न मिलने के कारण हम रेडियो से निकली हुई इस नई आवाज़ को अर्ध चेतन कहेंगे।